राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो हम जीके पीवाईक्यू सीरीज़ की ये वीडियो करने वाले हैं वो रहने वाला है 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 जो कि इवनिंग शिफ्ट थे उसके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना देरी करें आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार हम अपना जो थीम श्लोक है हमारा उसको मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इसी के साथ आज का पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि रहने वाला है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लावर। नॉट पूछा यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फ्लावर एंड्रोशियम, कोरोला, स्पाइंस या कैलिक्स। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये तो ये फूल की जो पत्तियाँ होती है उसको बोलते हैं पेटल्स, और सारे पेटल्स को मिला के बोलते हैं उसको कोरोला। ठीक है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये होता है बेसिकली फीमेल पार्ट जो होता है। ठीक है, जहाँ पे ये जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, ये फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट के 3 टाइप्स हैं। जो ये ऊपर वाला है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो जो स्टिग्मा और जो ओवरी को कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी जो कि बाद में फ्रूट वगैरह बनती है। ठीक है, और ये अंदर जो है ये एग है। मेल पार्ट वहीं पे देखें तो ये इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो पतली सी डंडी दिख रही है आपको इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स आती हैं तो मतलब ये यही इसी पे पोलन ग्रेन्स होती हैं, यही जब जो है स्टिग्मा में पहुंचती हैं तब पॉलिनेशन वगैरह होता है, और मतलब कि फिर जो फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वगैरह। अब जो फीमेल पार्ट है उसको पेस्टल भी बोलते हैं, उसको कार्पेल भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। और जो सेपल्स सेपल्स क्या है, ये जो चीज़ है पत्ते पत्ते लगे होते हैं आपने देखे होंगे, इसको बोलते हैं सेपल्स, और सभी सेपल्स मिला के बनाते हैं कैलिक्स। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो मेल पार्ट है उसी को हम एंडोशियम बोलते हैं। एंडोशियम, स्टेमन स्टेमन को बोलते हैं एंडोशियम। ठीक है, याद रखना है। स्टेमन जो मेल का पार्ट है, स्टेमन मेल पार्ट को ही स्टेमन बोलते हैं और स्टेमन को ही एंडोशियम बोलते हैं। वैसे पिस्टल को ही हम कार्पेल बोलते हैं और कार्पेल को ही हम गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताऊँ जी। तो आप वापस आते क्वेश्चन पे, तो कौन सा नहीं है? अभी मैंने बताया एंडोशियम क्या है, स्टेमन। ठीक है, सारे पेटल्स मिलकर बनाते हैं कोरोला, और सारे सेपल्स मिलकर बनाते हैं कैलिक्स। तो कौन सा नहीं है? स्पाइंस इसका कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ रखनी है आपको याद। ठीक है, और इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब जब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। अभी आपको, क्योंकि अभी हम लोग इसमें पहली बार ये टॉपिक कर रहे हैं तो आपको भी बेसिक बता रहा हूँ, तो बेसिक आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, फिर किस तरह से मतलब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आती हैं, फिर अंदर जाती हैं, फिर यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना। कौन सा सीड बनता है, सॉरी कौन सा फ्रूट बनता है, कौन सा फ्लावर बनता है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस पार्ट्स कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश इन द ईयर 1791। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2 कॉलेज बने थे हिंदू कॉलेज, एक 1791 में बना था और एक बना था 1817 में। कहाँ बना था? ये वाला बना था कैलकाटा में। और किसने बनवाया था, किसने फाउंडेशन रखी थी? तो रखी थी राजा राम मोहन रॉय ने प्लस डेविड हेयर के साथ मिलकर। और
1791 वाला जो है वो बना था बनारस में। किसने फाउंडेशन रखी थी? तो ये रखी थी जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन ने। ठीक है। और एक और था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसके बारे में हम देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ कि इन्होंने आत्मीय सभा बनाई। ठीक है, कब? 1814 में। फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना करी, जो आगे चल के ब्रह्मो सभा सभा बन गई 1828 में। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो हमारे वेद होते हैं और जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद, इनको बंगाली में लिखा था या कन्वर्ट किया था, जैसे कह लो आप। ठीक है, और इनके कुछ कुछ राइटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि संवद कामदी, संवद कामदी, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। और इनको राजा का टाइटल अकबर द्वितीय ने दिया था। ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और क्या क्या पता होनी चाहिए? और मैंने आपको बताया सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में पूछता है तो ये पता होना चाहिए, हिंदू कॉलेज ये बना था बनारस में। ठीक है, बनारस में। कब? 1898 में। एनी बेसेंट के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई। ठीक है, और यही वो वही एनी बेसेंट है जो कि पहली वुमेन है जिन्होंने आईएनसी सेशन लिया। ठीक है, सेकंड सरोजनी नायडू हैं, ये आपको पता है। और यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है यहीं आगे चल के बीएचयू बन जाता है। कब? 1916 में। और तब इसके जो इसको संभाल रहे थे, जिन्होंने इनको वो किया था, वो थे मदन मोहन मालवीय। ये नाम भी आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट के बारे में आपको इनके ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था कॉमन व्हील, कॉमन व्हील, व्हील। ठीक है यार, व्हील ऐसे करके देख लेने एक बार, 1885 में। और इनकी जो राइटिंग्स हैं उसका नाम है, एक का नाम है थॉट फॉर्म्स करके कुछ, एक का नाम है ऑकल्ट केमिस्ट्री, ऑकल्ट केमिस्ट्री। ये दो इनकी बुक्स वगैरह हैं या राइटिंग्स वगैरह हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉमन व्हील इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको एनी बेसेंट के बारे में बेसिकली पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड? गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो आप ये समझो, मान लो ये इंडिया है, इंडिया का साउथ कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसको हम राम सेतु बोलते हैं हिंदी में, और ये हमारा श्रीलंका है, ये श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं पार्क स्टेट। क्या बोलते हैं? पार्क स्टेट। पार्क स्टेट के जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये इस इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे है? ये वेस्ट ऑफ श्रीलंका में है। कहाँ पे? वेस्ट ऑफ श्रीलंका, बिटवीन द साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जब हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो हम चैनल्स की बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो आपको पता है
तरह से ये इंडिया का नक्शा है। यहाँ पे हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जैसे भी मान लो आप। और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, और एक यहाँ पे मालदीव है। इसको लिख देता हूँ, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय, और ये मालदीव्स। ये इनको मान लो अंडमान, सबसे छोटे सबसे लास्ट में है लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान है। इसके ऊपर है ग्रेटर अंडमान, ठीक है। और यहाँ ये है कार निकोबार, ठीक है। और फिर लिटिल निकोबार जो भी है फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ आपको समझनी है। समझना क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो चैनल अलग करता है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करता है उसको बोलता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। वहीं लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है, अंडमान या निकोबार को जो अलग करता है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, और ग्रेटर निकोबार और अंडमान और ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है उसको बोलते हैं डंकन पैसेज, डंकन। हम ऑलरेडी सारे इनके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ग्रेटर अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, सब डिस्कस कर चुके हैं, किस में कौन सी पीक है। यहाँ पे माउंट थ्योलर है, वहाँ पर सैडल पीक है, और बेरन क्या बोलते हैं, बेरन आइलैंड वगैरह, वॉल्कन वगैरह, बेरन वॉल्कन वगैरह सब कुछ हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है वो भी हम देख चुके हैं, सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ ये चैनल्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बस, ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ गोल्ड मेडल एट 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट, हंगरी? तो कौन थी वो? गीता फोगाट, विनेश फोगाट, पूजा धांडा, या प्रिया मलिक? तो गीता फोगाट तो आपने पता ही होगा, ये पहली इंडियन वुमेन थी जिनको गोल्ड मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम में, पहली इंडियन वुमेन। पिक्चर आपने दंगल तो देख ही रखी है, तो आपको इतना नॉलेज होगा ही, तो मैं मानता हूँ, ठीक है। गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ 2010 का साल था वो, ठीक है। और हम बात कर लें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिया मलिक इसका आंसर हो जाएगा। और वहीं हम रेसलिंग की बात कर लें अगर, तो रेसलिंग से कौन कौन सी टर्म्स जुड़ी होती हैं, जैसे कि बाउट हो गया, एस्केप हो गया, फॉल हो गया, टेक डाउन भी इसी की टर्म है, और डिसीजन, ये भी इसी स्पोर्ट की टर्म है। साथ साथ जो रेसलिंग होता है उसका आपने देखा होगा, एक सर्कल सा बना होता है, उसके अंदर रेसलिंग होती है, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 7 मीटर। ये चीज़ आप बतानी चाहिए, ठीक है। वहीं हम रेसलिंग के और लोगों की बात कर लें तो आपको पता होगा, पहले जो इंडिविजुअल थे जिनको ओलंपिक में मेडल मिला था रेसलिंग में, वो थे केडी यादव, केडी यादव। ये नाम को पता चाहिए, कौन थे ये? फर्स्ट इंडिविजुअल टू विन मेडल इन ओलंपिक्स, ये भी रेसलिंग में थे, ठीक है। कौन सा कब मिला था? 1952 का ओलंपिक्स, ठीक है। उसके बाद एक और रेसलर हैं जिनका नाम है सुशील कुमार, इनका नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है, सुशील कुमार। ये 3 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उनके चैंपियन रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन 3 टाइम, ठीक है। और एक और अभी जो यंग हैं, एक उनका नाम है अमन शहरावत, ठीक है। ये यंगेस्ट हैं जिन्हें एक ओलंपिक मेडल मिला है, यंगेस्ट टू विन इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक
मेडल, ठीक है। कौन सा? 2024 का जो अभी हुआ था ओलंपिक, है ना, जिसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। और पहली वुमेन कौन बनी थी जिनको 2 मेडल मिले थे एक ही ओलंपिक में? क्या नाम था उनका? वो आप मुझे बताएंगे। और ये तीनों किससे रिलेटेड है? ये रेसलिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखनी है, रेसलिंग से रिलेटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है, संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवर सिंस 1993। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये स्टार्ट कब हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 1993 में। कौन सी एकेडमी इस अवार्ड को देती है? मद्रास म्यूजिक एकेडमी, कैलकाता स्कूल ऑफ म्यूजिक, शंकर महादेवन एकेडमी या सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो शंकर महादेवन एकेडमी ये कहाँ पे? ये तो बैंगलोर में है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ नॉर्मली पूछता नहीं है। तो ये मिलता है मद्रास म्यूज़िक एकेडमी द्वारा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी तो और एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो फीस एंड फाइन्स, पर्सनल इनकम टैक्स, या फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। तो उससे पहले मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्या डिस्कशन कर लेते हैं? कि जो बजट है, बजट जो है वो 2 अकाउंट में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू और एक को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आपको पता हो, 2 अकाउंट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं रेवेन्यू, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू वो अकाउंट है जहाँ से रोज़ वाले खर्चे जो है, रोज़ वाले जो खर्चे वाला जो पैसा है वो निकल रहा है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने यहाँ पे कैपिटल। जो कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट है, उस अकाउंट से कभी कभी जैसे कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए पैसा निकलता है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। रेवेन्यू अकाउंट के भी 2 पार्ट है। एक को बोलते हैं रिसिप्ट रेवेन्यू अकाउंट, और एक को बोलते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट। सेम चीज़ कैपिटल में भी है, रिसिप्ट और एक्सपेंस। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको ये याद रखना है, कैसे आपको दिमाग में रखना है। रिसिप्ट जो है वो आगे फर्दर 2 डिवाइडेड है, वो है टैक्स में और नॉन टैक्स में, नॉन टैक्स अकाउंट। और टैक्स अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं। टैक्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, कैसे कैसे? एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। आप समझते हैं? पहली चीज़ तो ये कि पहली चीज़ स्टार्टिंग से समझते हैं कि जो बजट है ये कौन से आर्टिकल में है? ये 112 में है, ये चीज़ पहली चीज़। और ये बजट नाम जो है, जो शब्द जो है, ये मेंशन नहीं है, मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब रेवेन्यू पे बताता हूँ मैं। रेवेन्यू अकाउंट में वो खर्च आते हैं जो कि हम रोज़ रोज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी देना या फिर पेंशन देना, ये सब मतलब कि आपको पता है हर दिन किसी ना किसी को पेंशन दी जा रही है, हर दिन किसी ना किसी को सैलरी दी जा रही है, तो वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। कैपिटल की बात करें, ये रोज़ रोज़ खर्च वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये कभी कभी होने वाला खर्च, जैसे सपोज मतलब रोड बनवाना है या कहीं पे स्कूल बनवाना है, तो एक बार पैसा निकाला दे दिया। अब हर दिन तो रोड बन नहीं रहे हैं, हर क्या बोलते हैं मतलब हर सब रहो ना, तो हर दिन तो उसका पैसा जा नहीं रहा है। तो ये है, कभी कभी पैसा जो है वाला खर्च जो है वो कैपिटल में आता है, ठीक है। समझ गए? सेकेंड चीज़ जो है, रेवेन्यू जो अकाउंट है, इसमें ना तो एसेट का क्रिएशन हो रहा है, ना ही एसेट का डिक्रीमेंट हो रहा है, ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना लाइबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। जबकि कैपिटल अकाउंट जो है वो एसेट और लाइबिलिटी से जुड़ा होता है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंस हो, कहीं ना कहीं ऐसे एसेट क्रिएशन होगा, कहीं ना कहीं लाइबिलिटी क्रिएशन होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम आगे देखेंगे जब हम इस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं उसके जो 2 टाइप्स हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंस।
अब ये रिसिप्ट और एक्सपेंस क्या है, इसको आप बेसिकली ऐसे समझो, जो रिसिप्ट है इसमें पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो अगर किसी भी कंपोनेंट से पैसा आ रहा है तो उसको हम रिसिप्ट के अंदर रखेंगे, और अगर पैसा जा रहा है तो उसको हम एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। क्लियर? एक्सपेंस मतलब खर्च होता है, कहने का मतलब ये है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। इतनी चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करती है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं टैक्स पे। टैक्स दो हज़ार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो आप पैसा गवर्नमेंट को सीधा सीधा दे रहे हो, जैसे कि वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा तो जा रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा है, घुमा के जा रहा है। जैसे जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी लगती है, आपने कोई चीज़ दुकान से खरीदी तो जिस पर जीएसटी लगी तो वो पैसा दुकान के पास गया, लेकिन अल्टीमेटली तो दुकान को जो पैसा है वो कहीं ना कहीं लास्ट में गवर्नमेंट के पास ही जाएगा जब वो टैक्स भरेगा। मतलब गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मान लो, एक्साइज ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी जो कि लगती है, ठीक, ये दो चीज़ें। अगर हम नॉन टैक्स की बात करें तो नॉन टैक्स कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, नॉन टैक्स कंपोनेंट जैसे कि चालान हो गया, ठीक है, टोल टैक्स हो गया, ठीक है, डिविडेंड हो गया, या फिर ग्रांट। अब ग्रांट जो है वो एक्सपेंस में भी आता है और नॉन टैक्स रिसिप्ट में भी आता है। तो ग्रांट अगर आया है कहीं से, आया है, ग्रांट अगर आया है तो वो नॉन टैक्स के अंदर आएगा। ठीक, और अगर हमने ग्रांट दिया है, मतलब हमने क्या, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट देती है स्टेट को, है ना, तो वो जो उस गवर्नमेंट ने टैक्स ग्रांट दिया, ग्रांट दिया, तो वो किस में आएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या जाएगा, पैसा जा रहा है तो जैसे कि सैलरी, वेजेस, है ना, पेंशन, इसमें क्या पैसा जा रहा है। क्लियर? इसमें ना तो एसेट का क्रिएशन होता है, ना एसेट का वो डिस्ट्रक्शन होता है, और ना ही लाइबिलिटी का क्रिएशन होता है, और ना ही लाइबिलिटी का, इसको मतलब एसेट और लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, तो वो दो दो पार्ट में डिवाइड है, एक रिसिप्ट और एक्सपेंस में। रिसिप्ट में मैंने बता दिया, लेकिन इसमें रिसिप्ट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें एसेट जो है वो जाता है और लाइबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे, वो मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। इस इसका एग्जांपल जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे सपोज गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कि उसकी जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको जो शेयर है वो किसी प्राइवेट को दे दिए, मतलब कि ताकि उससे पैसा आए इस चीज़ के लिए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन उससे क्या, उनकी लाइबिलिटी बढ़ गई ना भाई, एसेट थोड़ी बढ़ा है, एसेट तो कम हुआ, तो लाइबिलिटी बढ़ गई इस केस में। सेम इसमें एक और एग्जांपल, जैसे अगर हमने लोन लिया, ठीक है, सरकार ने किसी से लोन लिया, यूएस से लोन लिया, चाइना से लोन लिया, कहीं से भी लोन लिया, ठीक है, तो अब क्या है, उससे लाइबिलिटी बढ़ गई, उसको उसका ब्याज देना पड़ेगा, ये है, एक बोझ रहेगा, प्रेशर रहेगा, मल्टीप्लेशर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो एसेट तो नहीं बढ़ा ना, लाइबिलिटी बढ़ी। तो रिसिप्ट के केस में हमेशा लाइबिलिटी बढ़ती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस के केस में उल्टा होता है, एसेट बढ़ता है और लाइबिलिटी कम होती है। कैसे, एक्सपेंस पता है, हमने लोन दिया, हमने लोन दिया, मान लो हमने लोन पाकिस्तान को दिया, श्रीलंका को दिया, किसी को भी दिया, यूएसए को दिया, अमेरिका को दिया, तो अब हमारे पास उसका इंटरेस्ट आएगा, तो हमारे पास तो एसेट बढ़ गया ना, हमारे पास तो एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, है ना, मनी क्रिएशन। ठीक है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, तो ये चीज़ है। और वहीं हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, मान लो हमने हॉस्पिटल बिल्ड कर दिया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्ड कर दिया, तो उससे क्या है, उससे पैसा आएगा, है ना, और चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो पैसा आता रहेगा, आता रहेगा। तो हमने क्या है, एक एसेट क्रिएट कर दिया, या रोड बनाया, हेल्थ हेल्थ में इन्वेस्ट किया, स्कूलिंग में इन्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हमने, तो वो किस में आएगा, वो आएगा एक्सपेंस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा था नॉन टैक्स
रेवेन्यू। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फीस और फाइन्स। ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ये सब तो टैक्स वाले हैं ना। क्लियर, चलते हैं आगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप। मैंने बहुत ही इजीली से समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट टाइम अगर जब मैं वन शॉट वगैरह कर इन फ्यूचर में डालूंगा, जब मैं मतलब कि नॉर्मली आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा, तब मैं आपको एकदम डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, तो और बेटर वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको अगर समझ में आ रहा है, एक बार और देख लो वापस बैक जाके, तो आपको और क्लियर से समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड अवॉर्डी सुलोचना छावन, ये कहाँ, किस चीज़ की सिंगर है, किस फॉर्म ऑफ की सिंगर है? गिद्दा की, जुमैर की, घूमर की, या लावनी की? तो ये नाम कैसे लग रहा है? नाम आपको देखो, घूमर तो राजस्थानी डांस है, और झुमैर जो है वो छत्तीसगढ़ झारखंड का है, छत्तीसगढ़ झारखंड का है। गिद्दा तो पंजाब का है, ये नाम देखो। और लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब मैंने आपको हिंट दे दी। ये जो सुलोचना छावन है, ये किस तरह का नाम लग रहा है? हाँ? क्या ये पंजाबी नाम लग रहा है, झारखंडी, राजस्थानी? नहीं, तो ये क्या है, ये साउथ इंडियन नाम लग रहा है, तो लावनी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड के और कौन कौन से डांस हैं, और कौन कौन से हाँ डांस है, जैसे कि संथाली हो गया, फोक डांस है, फगुआ हो गया, करम हो गया, छऊ भी है। छऊ 3 जगह मनाया जाता है, मैंने बताया था आपको, मुंडारी और पैका। ठीक है, वहीं हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र के भी डांस देख लेते हैं लगे। हाँ, तो महाराष्ट्र के कौन कौन से हो जाएंगे? होली डांस, पोवडव, पोवडास है, पोवडास। लावनी, लावनी तो लिखा भी हुआ है। लेजिम, तमाशा, गफा, मौनी, और ढांग गारी। ये सब कहाँ के डांस है? ये महाराष्ट्र के फोक डांस हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बच गए जो राजस्थान और झारखंड, उनके भी देख लेते हैं। राजस्थान के देख लेते हैं, पंजाब बच गया ना, राजस्थान बच गया, पंजाब बच गया। पंजाब देख रहे हैं तो फिर चलो हरियाणा भी देख लेते हैं, तीनों एक साथ देख लेते हैं, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान का कौन सा एक गंगौर है? आपको पता है गंगौर जो है माता पार्वती के लिए मनाया जाता है, माँ पार्वती। ठीक है, 18 दिन चलता है ये ना, ये फेस्टिवल भी है और डांस भी है। ठीक है, ये चीज़। फिर घूमर हो गया, घूमर कौन परफॉर्म करता है? ये भील ट्राइब, ये पता होना चाहिए। और कलबेलिया हो गया, कलबेलिया भी राजस्थान का है, ये स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट हैं गुलाबो सपेरा, जो नाम पूछता है, और एक है तेरह ताली, और एक तेर ताली है, वो एमपी का है, लेकिन तेरह ताली जो है वो राजस्थान का। ये चीज़ रखनी है। 4 ही हो गया यहीं का। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब के हो जाएंगे भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, झुमैर नहीं झूमर, ठीक है, जागो, धमाल, घटका, लुद्धी, और किकली। ठीक है, मैं आपको बाद में ट्रिक वगैरह बताऊंगा, जिस तरह मुझे भी एकदम फ्लो में याद है ना, वैसे आपको भी फ्लो में याद हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के डांस भी आपको पता होंगे, गुग्गा, चरकुला, गुग्गा, चरकुला, डफ मंजीरा, डफ मंजीरा, फग, और धमाल और झूमर भी इसका है, झूमर भी इसी का है, झूमर और धमाल दोनों का है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ठीक, क्योंकि फोक डांस है तो वो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल डांस होते हैं वो पर्टिकुलरली एक ही स्टेट के होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। कलबेलिया से मैंने बताया था कौन सा, गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा, ये कंपोनेंट आपको याद रखना है। ये पूछ लेते हैं कि गुलाबो सपेरा जो है वो किस डांस आर्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो हैं कलबेलिया। ठीक, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। ठीक है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कोल्ड एंड कफ क्या है, वायरल वायरल डिजीज है। ठीक है, दूसरी चीज़, कौन क्योर करता है, तुलसी, बबूल, जामुन, अर्जुन। तो ये तो आपको बेसिक पता होगा, घर घर में तुलसी की चाय बनती है अदरक डाल के, है ना। तो किस लिए बनती है, ताकि आपको सर्दी जुकाम से राहत मिल जाए। और कोल्ड जो होता है वो, कोल्ड जो होता है किस वायरस की वजह से होता है, वायरल डिसीज तो बता दिया मैंने कि, लेकिन किस वायरस की वजह से होता है वो याद रखना है आपको, राइनो वायरस, राइनो वायरस। दूसरी चीज़ तो क्या है, तुलसी का आपको साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, ये बहुत पूछता है, ये एक बार पूछ लिया था, तो ये है ओसिमम और टेन्यूफ्लोरम, टेन्यूफ्लोरम, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये पूछ लिया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में आपको थोड़ा सा वायरस, जो वायरस डिसीज़ होती हैं, उस वायरस से जो डिसीजेज होती हैं उनके, उनको मैं बताता हूँ कैसे याद करते हैं। तो वायरस से जो होने वाले डिसीज़ हैं उनको हम याद करते हैं ट्रिक से, जिस ट्रिक का नाम है डॉक्टर मिश्रा, जो बेस्ट हैं, बेस्ट इन एमपी, उनसे आप इलाज करवाओ। ठीक है, ऐसे हम याद करते हैं। डी से हो गया डेंगू, इसका कैरियर कौन होता है वो आप बताएंगे मुझे। एम से मीजल्स, आई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा को पुराने ज़माने में किस क्या बोलते थे वो पता होना चाहिए। एस से स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। एच से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। आर से रेबिस, आपको पता है रेबिस की कोई वैक्सीन नहीं है आज तक, अगर किसी को रेबिस होता है तो उसके बचने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं अगर तुरंत तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। ए से एड्स, बी से बर्ड फ्लू, ई से एनसाइटिस, एस से स्वाइन फ्लू, टी से आपको कुछ याद नहीं करना है, इससे कुछ याद नहीं करना है, एम से मम्स, गलसुआ जिसे बोलते हैं हिंदी में, और पी से पोलियो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड, डेंगू का कैरियर कौन है, वो है फीमेल एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, और यही मॉस्किटोज जो है वो कैरियर का काम करते हैं जीका जब हमें होता है, या फिर चिकनगुनिया में जब होता है, चिकनगुनिया जब हमें होता है तब भी यही यही होते हैं, यही जो है मॉस्किटो जो है कैरियर होता है। इन्फ्लुएंजा को पहले टाइम में बोलते थे इविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है तो बोलते थे कि मतलब जो तारे हैं उसका इविल इन्फ्लुएंस पड़ा है, जो तारे होते हैं आसमान के उनकी। स्मॉल पॉक्स के बारे में बताना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, रेबीज के बारे में मैं बता दिया कि तुरंत इलाज हो जाए, इसका कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, और इस कैंसर से भी खतरनाक है, कैंसर से खतरनाक इन द सेंस कैंसर की हमारे पास अभी भी इलाज है, रेबीज का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, एड्स से रिलेटेड पता होना चाहिए कि एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़। पोलियो से रिलेटेड ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके वायरस के क्या बोलते हैं, इसके वायरस के बोलते हैं पोलियो नाइसेल्टिक्स, सेलिटिक्स, नाइसेल्टिक्स। ठीक है, ये इसके वायरस का नाम है, और इसकी वैक्सीन बनाई थी जोनास सोल्क ने, जोनास साल्क। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और
स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से होता है? H1N1। वहीं हम बर्ड फ्लू की बात करें तो ये होता है H1N5 से। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको वायरस के बारे में नॉर्मली पता होनी चाहिए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी भी होती है, लेकिन हम उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है विच इज द colloquial term to describe the occurrence of pre-monsoon rain in the India, especially in the part of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu। अब प्री मानसून रेन क्या होती है? बारिश का मौसम आने से पहले जो हल्की हल्की बौछार पड़ती है उसको बोलते हैं प्री मानसून शावर्स या फिर प्री मानसून रेन। ये दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्स, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ती है, और एक को बोलते हैं साउथ में जो पड़ती है। ठीक है, ये दो तरह की होती है, मतलब बेसिकली दो रीजन में पड़ती है, तो इसके दो नाम है इसके। एक है काल बैसाखी नाम, ठीक है, और दूसरा है बरदोही चिरहा। बरदोई चिरहा या बरदोही चिल्हा ऐसे करके नाम है। ठीक है, साउथ में दो तरह की है, एक है मैंगो शावर्स या कॉफ़ी ब्लॉसम। कॉफ़ी ब्लॉसम नाम से पता चलता है ये मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करते हैं और ये कॉफ़ी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, काल बैसाखी जो है वो वेस्ट बंगाल में जो बारिश होती है उसको बोलते हैं, और बरदोही चिरा जो है वो आसाम की बारिश को बोलते हैं, आसाम के प्री मानसून शावर्स को बोलते हैं, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। मैंगो शावर्स जो हैं वो बोलते हैं जो कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में आते हैं। वहीं कॉफ़ी ब्लॉसम की बात करें तो जो केरला में आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉफ़ी ब्लॉसम। ठीक है, ये चीज़ साथ साथ हम और टर्म देख लेते हैं जो कि अच्छा, मैं लोकल विंड्स पूछ लेता हूँ। जैसे इंडिया में लोकल विंड्स का क्या नाम है? वो उसका नाम है लू। ठीक है, नहीं चलो ज़्यादा हो जाएगा, चलो आगे बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मानसून शावर्स किया तो हमें विंड्स की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेम प्रियदसी इज एसोसिएटेड विथ हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग। तो प्रियदर्शी नाम किसका है? एक्चुअली में पूरा नाम है देवनामी प्रियदर्शी। देवनामी प्रियदर्शी जो है वो किस किंग का नाम है? तो ये वही राजा है जिन्होंने कलिंग वॉर लड़ी थी, है ना, जिन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रनाइज किया था। ठीक है, तो कौन है ये हैं हमारे राजा अशोका दी ग्रेट। इनका कार्यकाल था कब से कब तक? 273 से 232 BC, ये चीज़ पता होनी चाहिए। 261 BC में इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी, कलिंग। ठीक है, और कलिंग वॉर इन्होंने कब लड़ी थी ये भी पूछता है कि कोरोनेशन के कितने साल बाद की थी। तो उन्होंने 8 ईयर आफ्टर कोरोनेशन, राजपोशी के 8 साल बाद इन्होंने ये कलिंग वॉर लड़ी थी। और कलिंग वॉर का इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। दूसरी चीज़, इन्होंने जो बैरी घोष पॉलिसी चल रही थी उसको चेंज करके इन्होंने रख दिया धम्म घोष। मतलब कि बैरी घोष मतलब कि कहने का मतलब जैसे कि वॉर करके हम किंगडम्स को जीतेंगे। धम्म घोष का मतलब क्या है? कॉन्कर्ड बाय हार्ट, हम जो है दिल के थ्रू जीतेंगे लोगों को, वो चीज़ थी बेसिकली। और मैंने आपको बताया फिर उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई। ये कब हुई थी? 250 BC में। कहाँ? पाटलिपुत्र। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इनके जो है रॉक एडिक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो 14 मेजर हैं और 15 माइनर है। पहले बंदा जिसने डिसाइफर किया था इनके रॉक एडिक्ट्स को, क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, कब किया था? 1837। और अच्छा, जो देवनामी प्रदेशी है, ये जो नाम है ये इनके सभी रॉक एडिक्ट्स में है, बट कुछ को छोड़ के। तो एक्सेप्ट 3-4 हैं, उनमें इनका नाम जो है वो अशोक लिखा हुआ है। तो कौन कौन से हैं? वो है मश्की, निट्टोर,
और उदय गोलन, उदय गोलन, ये कहाँ पे, ये तीनों कर्नाटका में, इनके जो एडिट्स हैं। और एक है गुर्जर, गुर्जर जो है वो एमपी में। इन चारों में इनका नाम जो है अशोका है, बाकी सब पिलर्स में इनका नाम देवनामी प्रियदर्शी के नाम से लिखा गया है। ठीक है, मतलब देवों का प्रिय, देवनामी प्रियदर्शी, देवों का प्रिय। क्लियर, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये इनके मेजर अशोक रॉकेट रिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें पहले जो रॉकेट रिक्स है उसमें बोलता है कि एनिमल का स्लॉटर नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ में हमें बोलता है कि धम्म घोष की जो पॉलिसी है, जो मैंने बताई है ना, बैरी घोष को हटा के धम्म घोष कर दिया, तो वो किस में लिखा है, वो फोर्थ वाले में लिखा हुआ है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और कौन सा हमें पता होना चाहिए, और एक 13 था ना, 13, हाँ, इसमें कलिंग वॉर के बारे में दे रखा है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, 13। ठीक है, तो ये 4-5 हैं, कुछ कुछ जो हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो बाबा पूछता है। ठीक है, धम्म ममातस, ये कौन थे, ये जो धम्म घोष की पॉलिसी कौन कौन बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए अशोका ने ऑफिसर अपॉइंट कर रखे थे, तो ये ऑफिसर थे, तो ये फिफ्थ वाला भी मार्क कर लो। तो ये 4-5 आपको बेसिकली पता होनी चाहिए ही चाहिए, जो बार बार पूछता है। ठीक है, 13 वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कलिंग वॉर के बारे में दे रखा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड वाला, फर्स्ट वाला भी और फोर्थ वाला है, ये 3 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू दी विच डाइटी। अभी अभी रथ यात्रा निकली है, तो किन भगवान के ऊपर है वो है लॉर्ड जगन्नाथ, विष्णु भगवान के एक अवतार है। ठीक है, और उड़ीसा में और कौन कौन से फेस्टिवल होती हैं, ये भी हम देख लेते हैं। कलिंग महोत्सव होता है, कलिंग महोत्सव। कोणार्क फेस्टिवल होती है, कोणार्क फेस्टिवल कितने से कितने तारीख तक होती है ये बताना चाहिए। राजप्रभा त्यौहार होता है, राजप्रभा, रथ यात्रा, बाली यात्रा, और छऊ भी होता है। छऊ मैंने तो आपको दिखा दिया 3 तरह का होता है, चलो मैं बता दूंगा कौन कौन सा होता है। नुआखाई और नवकालेश्वर। अब इनके बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो पूछी गई है। ठीक है, अपने मन से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो पूछी गई है। मैंने बताया कोणार्क कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 5 दिसंबर तक। 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल कहाँ का है त्यौहार है वो आप मुझे बताएंगे। छऊ जो होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है, मैंने आपको भी बताया था, बताया था क्या, मतलब पूछा था। 3 तरह का कौन कौन सा, एक होता है पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, और मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। जो पुरुलिया छऊ है ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड में, जी झारखंड लिख देता हूँ। और मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, मयूरभंज छऊ। तो उड़ीसा में कौन सा होता है, ये उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। क्लियर। वहीं हम नवकालेश्वर की बात कर लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन 2-3 बार बन चुका है। पहली बात क्या है, नवकालेश्वर जो है उसका मतलब होता है नया शरीर। ठीक है, और ये भगवान प्रभु जो हैं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र जो हैं उनके उनको उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कहाँ किया जाता है, पुरी में किया जाता है, पुरी जगन्नाथ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से भगवान के लिए, जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्र। ठीक, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और उड़ीसा के हम फेस्टिवल देख चुके हैं, तो एक बार डांस भी देख लेते हैं। डांस तो उड़ीसा स्टेट का पूरा क्लियर हो जाएगा हिसाब किताब। ठीक है, फोक डांस ऑफ उड़ीसा कौन कौन से होते हैं, गोती पुआ, पुआ, दाल खाई, ढंडारी, घूमरा, बाग नाचा, नाचा, कर्मा, रनप्पा और महाड़ी डांस।
ये इंपॉर्टेंट डांस है जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, तो ये चीज़ आपको उड़ीसा के बारे में पता होनी चाहिए, दोनों फेस्टिवल एज वेल एज डांसेस, फोक डांसेस। और क्लासिकल डांस कौन सा है? ओडिसी। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो वो चीज़ तो मैं बताऊंगा नहीं दोबारा। ठीक है, आगे अगर आएगा इन फ्यूचर, अगर कोई आया ओडिसी पे, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा? कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा? 12, 10, 20, 15। तो पहली बात पता होनी चाहिए कि राज्यसभा जो है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4। हम कैसे याद करते हैं शेड्यूल को? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके हम याद करते हैं, तो TEAR, आर से राज्यसभा। ठीक है, और इसका कंपोजिशन कहाँ दे रखा है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे? कंपोजिशन दे रखा है आपको आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन बोलता है कि 250 मेंबर जो है मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा में। इसमें से जो है 238 जो है वो इलेक्टेड होंगे, कहाँ से? स्टेट से और यूटी से। और नॉमिनेटेड कितने होंगे? नॉमिनेटेड होंगे 12। कितने नॉमिनेटेड होंगे? 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किस फील्ड में? किस किस फील्ड में? तो उसको हम याद करते हैं लिसास के नाम से। लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल साइंस। एक और फील्ड है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? अगर किसी ने अच्छा किया सोशली, ठीक है, तो उसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और अच्छा, पहला सेशन कब होता है राज्यसभा का, ये भी मुझे बता दीजिए आप। पहला सेशन तभी हुआ था जब लोकसभा का भी उसी दिन हुआ था, राज्यसभा का भी उसी दिन हुआ था। कौन सी डेट याद रखनी है? डेट है 13 मई 1952। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा का भी उसी दिन हुआ था। और अच्छा, मैंने आपको वो पिरामिड करके समझाया था कि, है ना, पहले लोकसभा आती, फिर राज्यसभा आती, फिर प्रेसिडेंट आते, उस लोअर हाउस अपर हाउस, ये सब मैंने सब समझा दिया आपको। अच्छा, आप मुझे बता दो कि इन दोनों हाउस का ड्यूरेशन किस आर्टिकल में दे रखा है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और कितना होता है, मतलब कितना टेन्योर होता है बेसिकली, ड्यूरेशन ऑफ बोथ हाउसेस। तो ये कौन से आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल नंबर 83, ये चीज़ रखनी है। तो दोनों हाउसेस का जो टेन्योर है वो कितना होता है पता होना चाहिए, लोकसभा का और राज्यसभा का। तो बेसिकली लोकसभा का टेन्योर होता है, ड्यूरेशन होता है, जो कि होता है 5 साल। लेकिन राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो है वो है परमानेंट हाउस, तो इसका टेन्योर नहीं होता। परंतु परंतु इसकी मतलब कोई अवधि नहीं होती, परंतु इसके मेंबर का टेन्योर होता है। इसके मेंबर का टेन्योर क्या होता है? मेंबर का टेन्योर होता है कितना? 6 साल। और याद रखना है कि हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स, जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, फिर मेंबर आएंगे। तो इस तरह से क्या है, मतलब पूरे पूरे जो हैं वो पूरे गायब नहीं होते, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। लोकसभा में क्या है, 5 साल के बाद मेंबर जो हैं दोबारा आएंगे, जो मतलब अभी थे वो हट जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, हर 2 साल में मतलब कि 1/3 मेंबर रहे चेंज होंगे, 2/3 तो रहेंगे, मतलब हाउस तो फुल रहेगा, मतलब इसलिए इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। और हर मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 6 साल होता है। नीचे आप बताइए कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 83। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980? तो मैंने आपको बताया है 5 तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। तो कौन सा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है? हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंज्यूमर प्रोडक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी, या फिर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज,
है ना, और या फिर अलाउिंग द मैक्सिमम फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाती है उस टाइम पे, है ना, जब हमारे पास लाइसेंस राज चला आ रहा था, तो मैक्सिमम तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो यही ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते थे। और जो अच्छा, जो हमारा 1980 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, है ना, उसमें दो एक्ट आए थे। एक को हम बोलते हैं MRTP एक्ट, इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, और दूसरा है फैरा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और इस 1980s वाले इंडस्ट्री पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली था सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ग्रेडेशन, ये 1780 वाले का क्या था ऑब्जेक्टिव। चलो मैं आपको इतना दूर आ गए हैं तो हम एक बार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो पांचों के पांचों डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो आपको पता होगा कि कब से कब तक आई थी। ये आई थी 1948 से 1991 तक, और कितनी आई थी, 5 आई थी। तो हम वही देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट कब आई थी, फर्स्ट आई थी 1948 में, ठीक है। और इसने इंडस्ट्री को 4 कैटेगरीज में बांटा, ये चीज़ रखनी है। और इसके जो प्रोमिनेंट फिगर थे उनका नाम याद रखना है, जिन्होंने ये पॉलिसी दी थी वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड है। आते हैं सेकंड पे। सेकंड जो है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाली कब आई थी, 1956 में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने डाइवर्सिफिकेशन किया था इंडस्ट्रीज का, डाइवर्सिफिकेशन 3 शेड्यूल्स में, 3 शेड्यूल्स में। कौन सा, ए, बी और सी। ए में रहेंगी हमारी पब्लिक इंडस्ट्रीज, बी में जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं, पब्लिक और प्राइवेट मतलब कुछ कुछ प्राइवेट की भी शेयर होल्डिंग है, और थर्ड वाली जिसमें पूरा प्राइवेट की शेयर होल्डिंग है। तो ऐसी कौन सी हैं, ऐसी हैं 17, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी होगी, है ना, ये सब जो हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर वाली जो होगी, और पब्लिक और प्राइवेट में आ जाएंगी 12। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताता हूँ। ये सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो आप, ठीक है, क्योंकि ये 3 कैटेगरी से क्वेश्चन बाबा पूछता है। जो थर्ड वाली आई थी वो आई थी 1977 में। इसका मेन फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे, मतलब कि पावर्स को जो है डाइवर्सिफाई करना, और बेसिकली स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका प्रमोशन इसने किया, ठीक है। उसके लिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत लाभदायक थी। कौन सी, थर्ड वाली, मतलब इसने सपोर्ट दिया फुल कि जो ग्रोथ हो जाए, ठीक है। फोर्थ वाले का मैं बता चुका हूँ, MRTP एक्ट आया और फैरा आया, ठीक है। फोर्थ वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको पता ही है, बता दिया मैंने। फिफ्थ वाली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि फर्स्ट वाली में जो है लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ। लाइसेंस राज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी किसी भी कंपनी को इंडिया में सेटअप होना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। और उसके बहुत सारे दिक्कत है, ये है घूस वगैरह, ये करप्शन, इसको खिलाओ उसको खिलाओ, आपको पता ही होगा, नॉर्मल उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। फिफ्थ वाली आई थी 1991 में, जब हमारा कंट्री जो है वो BOP क्राइसिस से, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो लेके आए LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, और इन्होंने कर दिया लाइसेंस राज को ख़त्म, ठीक है। ये चीज़ LPG का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई थी।
तो ये 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हैं, ये पाँचों की पाँचों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी किससे रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो कब होस्ट करेगी, ठीक है। इससे पहले कब किया ये पता होना चाहिए। इंडिया ने अभी तक एक ही बार किया है, कब किया था, 2009 में फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम कब करेगी, सेकंड टाइम करेगी 2026 में, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन होगा, ये 30th एडिशन होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, बैडमिंटन से कुछ आपको स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि चिराग शेट्टी हो गए, जिन्होंने भारत का नाम बहुत रोशन किया। स्वास्थी हो गए, स्वास्तिक साईराज, स्वास्तिक साईराज, ठीक है। प्रणव हो गया, प्रणव, ठीक है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता दो जिसकी नेट हाइट होती है। हाँ, मैं सब यहाँ समझाता हूँ। ऐसे लगा होता है, 2 पोल लगे होते हैं, यहाँ पे ये लगा होता है, नेट लगा होता है। तो नेट की हाइट कितनी होती है, हाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि साइड में होती है 5.1 और बीच में होती है 5 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि इसमें बैडमिंटन में 5 फीट, फीट मीटर नहीं, फीट, ठीक है। और बैडमिंटन में 3 तरह के कार्ड दिए जाते हैं, येलो, रेड और ब्लैक। इस पे सवाल बना था, तो याद रखना है। येलो कार्ड जो है वार्निंग के लिए दिया जाता है, और 2 येलो कार्ड मिलने के बाद आपको रेड कार्ड मिलता है, ये पता होना चाहिए। और ब्लैक कार्ड अगर मिल गया तो उसका मतलब क्या है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। साथ साथ बैडमिंटन की ट्रॉफीज़ पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी ट्रॉफीज़ जो हैं वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं ये पता होना चाहिए, जैसे कि अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप, मलेशियन ओपन, मलेशियन ओपन। और जो आपको पता होंगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। थॉमस होगी आपको पता, जो कि मैन को दी जाती है, मैन के लिए होती है। और उबेर है जो कि वुमेन के लिए होती है। ये तो आपको बेसिकली दोनों नाम पता होने चाहिए, बाकी भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। 19th क्वेश्चन पूछता है ग्रिग्ना रिएजेंट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे हैं, जिसमें मैग्नीशियम आता है बीच में, और लेफ्ट साइड में होते हैं, क्या होते हैं, एल्काइल और एराइल ग्रुप। एराइल, एराइल ग्रुप जो होते हैं लेफ्ट में होते हैं, और राइट साइड में जो होते हैं ये होते हैं हेलोजन। तो ऐसे को हम बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पूछ भी लेता हूँ ना, ये हम पेज क्यों खाली करें। आप मुझे बता दो वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। और अच्छा, वाटर का कंपोजिशन बता दो कि H2O का कंपोजिशन किसने दिया। तो ये तीनों सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। वर्चुअल वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था टोनी एलन ने, टोनी एलन। और इलेक्ट्रोलाइसिस ये पता होना चाहिए, विलियम निकोलसन, विलियम निकोलसन, निकोलसन कब दिया था, 1800 में। और वाटर कंपोजिशन उसी इंसान ने दिया था जिसने हमें ग्रेविटेशन का कांस्टेंट दिया था, जो कि है हेनरी कैवेंडिश। और इन्होंने ही कैवेंडिश कब दिया था, 1780। ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द ज़ैद सीजन इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 3 तरह के सीज़न होते हैं बेसिकली, जिनको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सीजन या क्रॉपिंग पैटर्न बोल लो, जिनको हम बोलते हैं खरीफ, ज़ैद और राबी, ठीक है। अब इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको बेसिकली विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, समर क्रॉप्स बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं समर क्रॉप। जो राबी होती हैं उनको हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। इसका रीज़न यही है
कि इनकी जो बुवाई होती है वो विंटर में होती है, ये विंटर में बोई जाती है। वहीं जो ज़ैद है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सीजन क्रॉप। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सीजन क्रॉप, क्योंकि ये 1-2 महीने बोई जाती है। और बेसिकली जिस मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। पहले लिख देता हूँ मैं इसकी बुवाई कब होती है हिंदी में। बोना कब बुवाई होती है और कब कटाई होती है, कब हार्वेस्टिंग होती है। तो बुवाई होती है इसकी जून जुलाई में, इसलिए उसको समर क्रॉप्स बोलते हैं। और कटाई होती है अक्टूबर के टाइम पे। ये जो है ये मार्च अप्रैल के टाइम पे बोई जाती है और अगले ही महीने जून के टाइम में इसकी कटाई हो जाती है। ये अक्टूबर नवंबर, जैसे कि मैंने बताया विंटर क्रॉप है तो विंटर में बोई जाएगी। और हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी? होगी मार्च अप्रैल। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, इनकी कौन कौन सी क्रॉप इसके अंडर आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि खारीफ क्रॉप कौन कौन सी है? खारीफ क्रॉप है राइस, कॉटन, जवार, भुट्टा, मेज़, जूट और पीनट। वहीं राबी क्रॉप कौन कौन सी हैं जो सर्दी में बुआई होती है इनकी? वीट, बार्ले, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ये सब हो गई। और जो जैद क्रॉप है ये बेसिकली कौन सी होती है? ये होती है जैसे ककम्बर हो गया, है ना, जो गर्मी के महीने में 1-2 महीने आता फिर नहीं आता। वाटरमेलन हो गया, या फॉडर क्रॉप्स होगी। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो चारा होता है गाय भैंसों के लिए, है ना, वो भी इसी टाइम ऑफ सीजन जो है बोई जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कौन सी ज़ैद सीजन की फसलें नहीं हैं, तो वो राइस नहीं है, ये तीनों तो हैं। क्लियर? इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। Who was the player of the match in the semi-final of T20 Women World Cup 2023 played between इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? तो पहला T20 वुमेन का वर्ल्ड कप कब होता है ये पता होना चाहिए कि ये तो होता था 2009 में, ठीक है। 2023 का जो सेमीफाइनल है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी? प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी एशले गार्डनर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और 2024 में जो वर्ल्ड कप है T20 का वो कौन जीता है? वो न्यूजीलैंड जीती, ये बताऊँ चाहिए वुमेंस में, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कौन जीता है? मैक्सिमम टाइम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ही जीती है। कितनी बार जीती है? 6 बार जीती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर? ठीक है। और सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं तो वो पता होना चाहिए आपको। इंडिया की जो कैप्टन रह चुकी है, कौन है? मिथाली राज, जिन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। इनके सबसे ज़्यादा रन है, जैसे सचिन तेंदुलकर है उनके सबसे ज़्यादा रन है, वैसे ही मिथाली राज है, ठीक है, वुमेंस में। चलते हैं आगे। एज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ डैश। किसकी पावर है? आर्टिकल 123 के तहत किसको ऑर्डिनेंस की पावर दी जाती है? प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो ये मिलती है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर। किसके आर्टिकल के तहत? 123 के। वैसे ही एक गवर्नर को मिलती है ऑर्डिनेंस पास करने की पावर। कौन से आर्टिकल में? 213 आर्टिकल। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको पता है कि अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया तो वो बिल बन जाएगा। बिल पे जब प्रेसिडेंट के साइन हो गए तो वो लॉ बन जाएगा। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है। और जो ऑर्डिनेंस है वो मैक्सिमम जो है वो 6 वीक तक चलता है, ठीक है। और 6 वीक और या फिर 6 महीने, 6 महीने के अंदर उसको जो है पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए ऑर्डिनेंस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
साथ साथ हमने ऑर्डिनेंस देख लिया, एक होता है पार्डन पावर जो दोनों के पास होती है, पार्डन पावर, माफ करने की शक्ति ऐसे कह लो आप। तो प्रेसिडेंट को मिलती है आर्टिकल 72 के तहत और गवर्नर को मिलती है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट को जो पार्डन करने की शक्ति मिलती है वो होती है 5 तरह की, जिसको हम लिखते हैं पार्डन पावर, रेप्राइव, रेमिशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रेस्पाइट और कम्यूटेशन। अब ये पावर है क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। पार्डन का मतलब क्या है? मौत की सज़ा को माफ़ करना। किसकी सज़ा? मौत की सज़ा को माफ़ करना, ठीक है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। यही पावर जो है ये गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर जो है मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। रिप्राइव का मतलब क्या है? स्टे लगाना, ठीक है। रेमिशन का मतलब क्या है? सज़ा को रिड्यूस कर देना। 12 साल थी 5 साल कर दी उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से, ठीक है, या बहुत से रीज़न की वजह से। रिस्पाइट का मतलब भी सेम है, रिड्यूस करना, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के बेसिस पे, बेसिस सज़ा माफ होगी, ठीक है, वो चीज़। कम्यूटेशन का मतलब क्या है? कम्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज कर देना नेचर को, सज़ा के नेचर को ही चेंज कर देना। कहने का मतलब क्या है? डेथ मिली थी उसको, लेकिन पर प्रेसिडेंट ने उसको बोल दिया कि डेथ की जगह तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मतलब कि क्या है? नेचर चेंज कर दिया सज़ा का, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पांचों चीज़ आपको याद रखनी है, पांचों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कौन से आर्टिकल में? 72 और 161। चलते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द गांधी जी इरविन पैक्ट साइंड? तो ये हम कई बार देख चुके हैं। 1935, 1929, 1931, 1941। 1935 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसमें क्या बोलते हैं हम, जो पहले वाला एक्ट था उसमें, उसके तहत बाइकैमरलिज्म दे रखा था सेंटर में, और डायरेक्टरी दे रखी प्रोविंस ने। इसने उसको चेंज कर दिया, इसने डायरेक्टरी कर दी प्रोविंस सेंटर में, और बाइकैमरलिज्म कर दिया प्रोविंस में, ये इसने कर दिया था। क्लियर? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, जिसमें क्या है, गांधी जी ने भी कुछ बातें रखी और इरविन ने भी रखी। गांधी जी ने बोला कि भैया पहली चीज़, भगत सिंह वगैरह जो है, सदगुरु वगैरह, इनको रिलीज़ करो, ये पहले बोला। फिर दूसरा बोला कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करो, है ना, जो उससे पहले इन्होंने पकड़ रखे थे। उसके बाद बोला कि जो सत्याग्रहीज थे उनकी प्रॉपर्टी जो तुमने कब्जा कर रखी वो वापस करो। गांधी जी ने बोला। तो इरविन ने बहुत कम बातें मानी, लेकिन इरविन ने क्या बोला? इरविन ने बोला ठीक है मैं करूँगा, आप सीडीएम जो है चल रही है उसको बंद करो, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है सेकंड वाली, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं गया था, ठीक है, ना कांग्रेस की तरफ से गए थे ना गांधी जी गए थे, ठीक है। तो कुछ बातें इरविन ने मानी, कुछ बातें गांधी जी ने मानी, ठीक है। तो ये चीज़ था गांधी इरविन पैक्ट। वहीं हम थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है ना। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और 1905 में पार्टीशन हुआ था, ठीक है। कौन सा सेशन चल रहा था? बनारस का सेशन चल रहा था। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट के नाम से आता है, क्योंकि कांग्रेस जो है दो हिस्से में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल के अंदर, ठीक है। 1914 में, वैसे तो 1911 की बात की गई थी कि 1911 में पार्टीशन को एन्यूल कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में कब हुआ था? वो हुआ था 1914 में, ठीक है। 1915 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, और 1915 में ही
गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया था, है ना। और फिर 17-18 में पता है आपको, 17-18 में उन्होंने सत्या वो किए थे, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण और वो अहमदाबाद में स्ट्राइक, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि और जवाहरलाल नेहरू ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और उसके बाद जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसको दोनों अली ब्रदर्स ने किया था। उसी के साथ जो है नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो मर्ज कर दिया था गांधी जी ने, ठीक है। ये चीज़ हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी हुई थी, क्योंकि इसमें जो है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है आईएनसी जो है 2 हिस्सों में बटा था, ठीक है, तभी स्वराज पार्टी के गठन हुआ था। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। वही नालंदा गलंदर यहीं बटा था, ठीक है। ये मैं वहाँ पर गलत बता दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, 1929 का लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको दांडी मार्च बोलते हैं, जिसमें 78 डेलीगेट्स गए थे और 240 माइल्स तक गए थे, ठीक है। पहली बार वुमेन ने का पार्टिसिपेशन दिखा था, भयंकर तरीके से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये चीज़ है। उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, ये अभी देखा हमने। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 1943 में क्रिस मिशन आया था, जिसको मना कर दिया था, है ना। इसको क्या बोला गया था, पोस्ट लेटर बोला गया था, नहीं पोस्ट ड्राफ्ट, अरे गांधी जी ने कुछ इसको बोला था, वो पूछा गया था, ये एकदम से याद नहीं आ रहा अभी। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, और 1947 में माउंट बेटन प्लान, जिसको 15 अगस्त प्लान भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंस डे एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंडिपेंडेंस डे प्लान भी बोलते हैं इस दिन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली इतने ईयर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 है और 19 है, 19 कहाँ गया, 1919 नहीं लिखा क्या, 1919 में भी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था। ये सब हम जो है जब हम एक्ट के थ्रू देखेंगे तब हम देखेंगे। अभी आपको सिर्फ जो मेन मेन चीज़ें हैं वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको रेलेवेंट है आपके लिए, और आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी मतलब कि ये जो है सेशन जो है, इसमें हम पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको पूरी स्टोरी तो बताने वाला नहीं हूँ पूरे फ्लो में। जब आपको पूरे फ्लो में बताऊंगा तब ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ unorganized sector workers and laborers on 26 अगस्त 2022। पहली बात तो यह पता नहीं कौन सी स्कीम जो है 2021 में 26 अगस्त को लॉन्च हुई थी, और किसके लिए हुई थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स और लेबरर्स के लिए हुई थी। तो ये थी ई श्रम पोर्टल, ठीक है, क्लियर। इसका एम क्या था, इसका एम था बेसिकली कि एक जो नेशनल डेटाबेस है वो क्रिएट हो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। तो हमें मतलब कि जो क्लैरिटी रहे उस चीज़ के लिए एम्स टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर लिख लो आप, वर्कर्स के लिए। तो ये बेसिकली इसका एम था। वहीं हम पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम की बात करें तो अब नाम से दिख रहा है, ठीक है, ये युवाओं के लिए थी, युवा ऑथर्स के लिए, यूथ ऑथर्स के लिए स्कीम थी, जो कि ऑथर जो हैं लेस देन एज 30 ईयर से कम के हैं, उनको मेंटर करने के लिए, ताकि वो जो लिटरेचर में वो बढ़िया काम कर सके। वहीं हम पीएम दक्ष योजना की बात करें, पीएम दक्ष योजना जो है ये बेसिकली एनहेंस करती है कम्पिटेंसी लेवल ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी। किसके लिए थी, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ की, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की कम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इस लेवल कम्पिटेंसी लेवल इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। और साथ में एक कह लो आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी,
एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए इसकी थी। वहीं हम ग्राम उजाला स्कीम, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये बेसिकली किस लिए है ना, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होगी थी। आपको बस ध्यान देना है क्या, कि जहाँ पे भी ई लिखा होता है इसका बेसिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल एक तरह से स्कीम है ये। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट? तो ओम है, एम्पियर है, मीटर है, वोल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए ओम किसकी है, ओम तो है रेजिस्टेंस की। ठीक है, मीटर किसकी है, मीटर है डिस्टेंस की। वोल्ट किसकी है, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो करंट की कौन सी है, करंट की है एम्पियर। ठीक है, और आप मुझे कुछ जो है मैं आपको लिखता हूँ, उसकी आप मुझे यूनिट बताएंगे, जैसे कि रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की तो आपने देख ली, कंडक्टेंस की क्या होती है, कैपेसिटेंस की क्या होती है, और अभी हमने पिछली बार डिस्कस किया था किसकी, पावर ऑफ लेंस की, ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस। ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर, या फिर इसको लिख लो ओम, ओम का सिंबल ही होता है मीटर। ठीक है, वहीं कंडक्टेंस की जो होती है वो होती है ओम का उल्टा मुंह, या फिर ओम का इनवर्स, या फिर इस चीज़ को बोलते हैं सीमंस, सीमंस भी यूनिट है। कैपेसिटेंस की होती है फैरेड, और पावर ऑफ लेंस की होती है डायोप्टर। ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये चीज़ आप कर लेंगे याद। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर that occurs when the amount of sodium in your blood become abnormally low, जो नॉर्मल लेवल है उससे लो हो जाए सोडियम का लेवल। तो इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, हाइपर कैलेमिया, या फिर हाइपोकैलेमिया, या फिर हिप्नो क्या सॉरी हाइपोनेट्रीमिया, या फिर हाइपरनेट्रीमिया। हिप्नो लिख देना, तो इसी का आंसर हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, ये हाइपो जो होता है उसमें सोडियम लेवल जो है लो हो जाते हैं, जो हाइपर नेट्रीमिया है इसमें क्या है, सोडियम लेवल हाई होते हैं ब्लड में। ठीक है, जो हाइपर कैलेमिया है और जो हाइपोकैलेमिया है, ये बेसिकली पोटेशियम लेवल को के लिए होते हैं। जो हाइपर का मतलब क्या है कि हाई पोटेशियम लेवल इन ब्लड, और हाइपो का मतलब क्या है, लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं आपको और चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, जैसे कि क्वाशियर, क्वाशियर जो डिजीज़ है वो किससे होती है, क्वाशियोर कर क्वाशियोर मैरास्मस, मैरास्मस, और एक अभी मैंने रिसेंटली क्या नाम देखा था उसका, नर्वोसा, क्या एनोरक्सिया, एनोरॉक्सिया नर्वोसा, ये किस की डेफिशिएंसी से होती है, ये आप मुझे बताएंगे। तो क्वाशियोर का जो होता है वो होती है बेसिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपको क्वाशियोर का डिजीज़ है वो होने की संभावना है। मैरास्मस क्या है, बेसिकली मल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन। अगर किसी के बॉडी में खाने की वैल्यू जो है या फिर एनर्जी की वैल्यू कम है तो उसको मैरास्मस हो सकती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये मतलब कि अभी जनरली बहुत देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है, लोग जो हैं वो वेट को लूज करने की कोशिश करते हैं बाय
बाय एक्सरसाइजिंग हेवनली। बहुत कीटो डाइट वगैरह जो है, कीटो एक्सरसाइज वगैरह जो है, मतलब मतलब वेट को कम करने की कोशिश, एकदम से दबा के एकदम एक ही दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में दबा के 2-4 घंटे जिम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो उनको ये बीमारी होने की संभावना हो जाती है, या फिर ये कंडीशन होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा ये बार बार पूछा गया है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ट्राइंग टू लूज वेट बाय एक्सरसाइजिंग हैविंगली। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो BR अम्बेडकर ने DPSP को क्या कहा गया है, क्या कहा है? सोल ऑफ स्टेट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो BR अम्बेडकर ने इसको मेंशन किया है DPSP को ऐसा नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 32 को कहा गया है, सो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर, ये इतना पता होगा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रीएम्बल के लिए कहा गया था। किसने कहा था ये कहा था NA पालकीवाला ने। ठीक है, और प्रीएम्बल के लिए और भी चीज़ें टर्म यूज़ की गई हैं, वो मैं पूछता हूँ, वो आप मुझे बताएंगे किसने कहा था। जैसे कि हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को किसने बोला? वहीं की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला प्रीएम्बल को? तो नाम याद रख लेंगे। हॉरोस्कोप बोला था KM मुंशी ने, और की नोट बोला था अर्नेस्ट बेकर ने, अर्नेस्ट बेकर। वहीं DPSP के बारे में भी कुछ ना कुछ कमेंट्री की गई है, वो आपको बतानी है वो किसने की है। जैसे कि लिख देता हूँ, DPSP को किसने बोला है कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो DPSP आर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये किसने कहा? या फिर इंडिया का फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल किसने कहा? क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा? और किसने इंडिया के फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा? ठीक है, ये आप टर्म्स जो हैं ये बार बार पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इनका आंसर ऑटोमेटिकली पता होगा। कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये दोनों एक ही बंदे ने कहा, जिसको बोलते हैं हम ग्रैनविल ऑस्टिन के नाम से, ग्रैनविल ऑस्टिन के नाम से। क्वासी फेडरलिज्म कहा किसने? KC वेयर ने। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जॉन्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किसने कहा। किसने कहा कि DPSP आर लाइक चेक ऑन बैंक, चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ बैंक, कन्वीनियंस ऑफ बैंक। ये स्टेटमेंट किसकी है, किस बंदे की ये स्टेटमेंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 13 ताली फोक डांस अभी हमने डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया, तो ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। ठीक है, और ठीक है, और राजस्थान के कौन कौन से बताया, मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। गंगौर है, घूमर है, कलबेलिया है, जिसको गुलाबो सपेरा इसके कंपोनेंट हैं, कलबेलिया। ठीक है, 4 ही हो गया, एक और याद कर लेंगे, सुशीनी, सुशीनी ये भी राजस्थान का है। असम के कौन कौन से हैं? असम के हैं भोरताल, बघुरुम्बा, बघुरुम्बा, अलीकांग। अच्छा, बघुरुम्बा कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है ये आप मुझे बताएंगे। झुमूर, झुमेर अलग है, झुमूर अलग है। बिहू भी यहीं का है, बिहू 3 तरह का होता है। और देवदानी। ठीक है, तो बोडो टाइप कौन सा
बता दिया मैंने, सॉरी, बुगुरुम्बा जो है वो बोडो ट्राइब परफॉर्म करती है, इतना पता होना चाहिए। और ये जो 13 ताली डांस है ना, इसको कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? इसको परफॉर्म करती है आपकी कमार ट्राइब, कमार ट्राइब ऑफ राजस्थान के लिए ये चीज़। चलते हैं आगे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और हमारे कौन से ऑप्शन बचे थे? हमारे 2 ऑप्शन बचे थे, एमपी का बच गया था और हरियाणा, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बता तो चुका हूँ मैं, ऑलरेडी लिख देता हूँ पर, कि 13 ताली तो राजस्थान का है, सॉरी 13 ताली तो राजस्थान का है, 13 ताली जो है वो एमपी का है। 13 ताली दोनों चिपके हुए हैं, ठीक। खड़ा नाच ये भी यहीं का है। भगोरिया, फूल पत्ती, ज्वारा, जवारा, मटकी डांस, ठीक है। हरियाणा के कौन कौन से हैं? हरियाणा के मैंने अभी बताया, गुग्गा, गुग्गा, चरकुला, चरकुला, डफ, झूमर, इसका झूमर झूमर है ये, याद रखना, ठीक है। धमाल, पग, पग, ठीक। तो ये डांस है इसके, पंजाब के, सॉरी हरियाणा के, ठीक है। चलते हैं आगे, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रीन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव द टाइटल ऑफ खाने खाना। पहली बात, वकील जो है मुगल एम्परर के टाइम पे किसको बुलाया जाता था? हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल होते थे उनको बुलाया जाता था, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो खाने खाने का टाइटल किसको मिला था? ये उन्हीं को मिला था जो कि पूरी हिस्ट्री के मोस्ट लॉयल जो है माने जाते हैं। कौन है वो है बैरम खान, ठीक है। इनको मोस्ट लॉयल इन दी हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से जो है बेसिकली अकबर अपना एम्पायर सेटअप कर पाया, क्योंकि जब अकबर सीट पे अपने राजा बना था तब वो 13 साल का था। 13 साल के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो जितने भी जो 1556 की जंग हुई थी हेमू के खिलाफ, जिसको हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, ठीक है, हेमू के खिलाफ, हेमचंद्र के खिलाफ, तो ये बेसिकली बैरम खान ने ही नेतृत्व किया था इस वॉर का और जीती थी। अकबर तो मतलब था, पर 13 साल का बच्चे है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो चीज़ है ना। और बैरम खान का बेटे का नाम था अब्दुल रहीम खान, जिसको हम जानते हैं अब्दुल रहीम खान। और ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे, और ये ओनली हिंदू पोएट थे उस 9 रत्न में, ओनली हिंदू पोएट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साथ साथ ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ही अकबरनामा लिखी है, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए? और आपको पता होना चाहिए कि बैरम खान की मृत्यु कब हुई थी? बैरम खान कब मरा था? 1566 में इसकी डेथ हुई। और इसकी जो विडो थी जिसका नाम था सलीमा बेगम, अकबर ने उससे शादी कर ली थी, ठीक है। सलीमा बेगम, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए? अब चलो एक बार जो है मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। हमने उनके क्या सब कुछ देख लिया है कि सब नवरत्न देख लिए हैं, हुमायूं वगैरह के बारे में, बाबर वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने क्वेश्चन देखे हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा। पहली बात, अकबर ने जो एडमिनिस्ट्रेशन लिया था वो शेरशाह सूरी से लिया था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो पूछता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि सूबा, सूबा किसे बोलते थे? सरकार किसे बोलते थे? परगना किसे बोलते थे? और ग्राम किसे बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो यहाँ से शुरू करते हैं, जो विलेज होता था उसको ग्राम बोलते थे, जो तालुका होता था उसको परगना बोलते थे, जो डिस्ट्रिक्ट होती थी उसको सरकार बोलते थे, और जो प्रोविंस होता था उसको सूबा बोला जाता था, किसमें? मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में। और कौन कौन ऑफिसर जो हैं इनको संभालते थे? सूबा में होते थे सूबेदार और निज़ाम। डिस्ट्रिक्ट को जो संभालते थे उनका नाम था फौजदार और अमल गुजार, अमल गुजार।
तालुका को जो संभालते थे सिकदार, ये क्यों है, सिकदार और कुआंगो, कुआंगो, ये नाम देख लेंगे आप, स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। और ग्राम को जो संभालते थे उनको बोलते थे मुकद्दम, मुकद्दम, ठीक है। और हम अगर बात करें पर्टिकुलरली अकबर की बात करें तो अकबर ने सेटअप किया इबादत खाना, ठीक है, मकताब खाना और दिन इलाही, दिन इलाही अकबर ने सेटअप किया। अब ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। इबादत खाना जो है अकबर ने सेटअप किया, वो क्यों किया, ताकि वहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन हो सकें। तो रिलीजियस डिस्कशंस के लिए जो है इबादत खाना सेटअप किया गया। अगर आपसे पूछे तो ये आप बता सकते हैं। मकताब खाना जो है ये सेटअप किया गया, अकबर ने स्टार्ट किया टू ट्रांसलेट बुक्स। जैसे आपको पता है कि रामायण वगैरह जो है ट्रांसलेट हुई थी अकबर के टाइम में, महाभारत भी ट्रांसलेट हुई थी, तो वो उसके लिए मकताब खाना अकबर ने स्टार्ट किया। दिन इलाही जो है उसने अकबर ने एक रिलीजन स्टार्ट किया फॉर यूनिवर्सल फेथ, फॉर यूनिवर्सल फेथ, है ना, मानवता का धर्म बेसिकली इसको बोला गया, मानवता का धर्म हिंदी में, मानवता का धर्म। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें सब धर्म जो हैं वो मिक्स थे, क्रिश्चियन भी थे, है ना, बुद्धिज़्म भी थे, बुद्धिस्ट लोग भी थे, जैन लोग भी थे। तो ये चीज़ थी, दीन इलाही की यही खासियत थी। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है मुग़ल और अकबर के बारे में पता होनी चाहिए। यहीं पे हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको हेल्पफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, और इससे आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ अगर मैंने मिस कर दी हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और साथ साथ मैंने जो भी पूछा है, अगर आपको नहीं पता सर्च करिए, बताइए, ढूंढ के बताइए, लेकिन बताइए, है ना। उससे मैं आपको फ़ायदा क्या होगा ये बताऊंगा। जब हम तो एक बार हम ये सीरीज़ कर लें, उसके बाद हमको क्लैरिटी से बताऊंगा कि किस तरह से क्या फ़ायदा होता है, कौन सी चीज़ फ़ायदा करती है, कौन सी चीज़ नुकसान करती है। क्योंकि आज के दौर में हमारा हर बंदे के पास मोबाइल है, बंदा इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो उसके पास दिन के 12 घंटे होते हुए भी वो 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहा पीसफुली, जिसमें वो फुल्ली फोकस हो सके, है ना। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे सभी को।